Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Elements of Organization Design. हम एलिमेंट्स देखेंगे, अनासिर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में। यहाँ पे डिज़ाइन का मतलब प्लानिंग है, ठीक है, कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे होंगे, मीन्स कि जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ढांचा बना रहे होंगे तो कौन से अनासिर हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Organization design is a process for shaping the way organization are structured and run. There are 6 elements involved which we are going to discuss. ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन जो है ये बेसिकली एक अमल का नाम है जिसमें हम शेप देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि उसका स्ट्रक्चर बन सके और हम उसको रन कर सकें। 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 अनासिर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। द नंबर 1 इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है। डिवाइडिंग द वर्क एक्टिविटी इनटू सेपरेट जॉब टास्क, कि हम जितने भी काम की सरगर्मियां हैं उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टास्क के अंदर। जैसे कि एडम स्मिथ ने बहुत पहले कहा था 76 में अपनी बुक के अंदर वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर कि हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ आना है। तो इसी तरह वर्क स्पेशलाइजेशन उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर कर दिया था कि एडम स्मिथ ने कि लेबर की डिवीज़न कर देनी चाहिए, हर लेबर को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। इसी तरह हम वर्क एक्टिविटीज़ जो हैं उनको डिफरेंट टास्क में हम डिवाइड कर देंगे कि ये काम ये शख्स करेगा, ये काम ये शख्स करेगा। जैसे कि हमें पता है मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करते हैं, अकाउंट्स वाले हिसाब किताब का काम करते हैं, इसी तरह आईटी वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं। तो हम काम को डिवाइड कर देंगे। Employees specialize in doing a part of activity rather than doing entire activity to increase output. It also known as division of labor. एम्प्लॉई जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं पार्ट ऑफ एक्टिविटी में, कि जो सरगर्मियां हैं उसके किसी एक पार्ट में, एक हिस्से में स्पेशलाइज करेंगे, मीन के वो काम सीखेंगे। rather than doing entire activity to increase output, ना कि पूरी जो एक्टिविटी है वो खुद करेंगे कि आउटपुट इंक्रीज़ कर सकें, वो कुछ हिस्से की एक्टिविटी को स्पेशलाइज करेंगे और ताकि सब लोग अपने अपना काम माहिराना तरीके से अंजाम दे सकें। इट इज़ आल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, ये वही बात डिवीजन ऑफ लेबर भी इसको कहा जाता है, जो एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बात बहुत सालों पहले कही थी। तो हम वर्क स्पेशलाइजेशन इस अनासिर को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर काम हर एम्प्लॉय को अपना अपना दिया हुआ है या एक ही शख्स सारा का सारा काम कर रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बनाते वक्त काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या होता है हम इसके बारे में देखते हैं। हाउ जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इज़ का डिपार्टमेंटलाइजेशन, किस तरह जॉब्स को इकट्ठा किया जाता है एक ग्रुप के अंदर, हम इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो कि अपने अपने काम अंजाम दे रहे होते हैं, जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह अब जॉब्स को ग्रुप में लेके आना, इकट्ठा लेके आना, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाती है। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन एक्सेट्रा वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ईच डिपार्टमेंट वर्क इन देयर ओन फील्ड। जैसे वही बात है, दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशंस हैं, जो कि काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ईच डिपार्टमेंट वर्क इन देयर ओन फील्ड, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी फील्ड में काम कर रहा होता है। सिमिलर ये वो यूनिवर्सिटी है डिफरेंट डिपार्टमेंट, इसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी जो होगी उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, सच एज फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्क फॉर फाइनेंस, सच एज इशू रिगार्डिंग योर फी पेमेंट, एम्प्लॉय सैलरी एक्सेट्रा। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो कि मसले हल करता है आपकी फ़ी के रिलेटेड, जो आपने फ़ी पे करनी होती है, एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देख रहा होता है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह एचआर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर्स हायर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कितना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी बहुत डिपेंड करता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन ज़्यादा होती है, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी डिपार्टमेंटलाइजेशन उतनी ही कम होती है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है चेन ऑफ कमांड। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। The chain of command is a line of authority extending from upper organization level to the lower level. It helps employee with questions such as what do I report to, who do I report to, and who do I go if I have a problem. To understand chain of command, we have studied 3 other concepts.
ऊपर पहले देख लेते हैं। द चेन ऑफ कमांड इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली अथॉरिटी की जो प्रॉपर लाइन होती है, बेसिकली जैसे कि हम स्ट्रक्चर कहते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर के एक पूरी कमांड जो चेन ऑफ कमांड है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, किसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अपर ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू लोअर लेवल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अपर लेवल से निचले दर्जे तक आ रही है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है और क्या क्या डिसीजन ले सकता है, ये चेन ऑफ कमांड कहलाती है। इट हेल्प एम्प्लॉय विद क्वेश्चन, ये एम्प्लॉय के इन सवालों का जवाब देती है, सच है, जैसे कि हु डू आई रिपोर्ट टू, किस एम्प्लॉय ने किसको रिपोर्ट करना है, किसको अपनी बात पहुंचानी है और किसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, एंड हु डू आई गो इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम, और मुझे किसके पास जाना है अगर मुझे कोई इशू हो। ठीक है, एक शख्स के पास तमाम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं जाते, हर एम्प्लॉय के लिए एक एक सुपरवाइज़र या मैनेजर जो है वो रखा हुआ होता है जो उनके मसले हल कर रहा होता है, और उन सुपरवाइज़र के भी सुपरवाइज़र होते हैं जो उनके मसले हल कर रहे होते हैं। टू अंडरस्टैंड चेन ऑफ कमांड वी हैव टू स्टडी 3 अदर कॉन्सेप्ट। चेन ऑफ कमांड को स्टडी करने के लिए हमें 3 और तस्वुरात देखने पड़ेंगे। नंबर 1 अथॉरिटी, जिम्मेदारी, रेफर टू द राइट इन अ मैनेजेरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू। अब ये अथॉरिटी होती है जो रेफ़र करती है कि किस मैनेजेरियल पोजीशन के पास क्या हक़ है कि वो लोगों को कहे कि आपने ये काम करना है। अक्सर एम्प्लॉय नाराज़ हो जाते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, मुझे बताना, अगर वो लोग कहेंगे तो फिर मैं करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा। तो अथॉरिटी से जब तक आपको मैसेज ना आए या आपको कहा ना जाए, जो आपका अथॉरिटी पर्सन है जिस पोजीशन पे है, तब तक आप वो काम नहीं करते। तो ये राइट है मैनेजरियल पोजीशन का जो बताता है लोगों को कि आपने क्या काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय अज्यूम एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी, एम्प्लॉय जो है वो अज्यूम करते हैं ये उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, उन पे लाजमी है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉय शुड रिस्पॉन्ड टू वन अथॉरिटी, एम्प्लॉय को जो है वो एक अथॉरिटी को रिस्पॉन्स करना चाहिए जो उनको असाइन किया गया है, सबको ना करें। जैसे कि हर डिपार्टमेंट में एक HOD होता है, ठीक है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, तो आपने अपना जो भी इशू है उस हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को बताना है, ना कि किसी और हेड को जाके बताना है, ना किसी और को बताना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय शुड रिस्पॉन्स टू वन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी को एम्प्लॉय को रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये हमारे पास चेन ऑफ कमांड हो जाता है। फोर्थ एलिमेंट देखते हैं हमारे पास है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि कितने लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। How many employees can manager efficiently and effectively manage, that is span of control। यहाँ पे देन लिखा हुआ है, इसको डैट कर लीजिएगा कि कितने एम्प्लॉय जो है मैनेजर मुस्तर तरीके से और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ट्रेडिशनली व्यू वाज दैट मैनेजर कुड नॉट एंड शुड नॉट सुपरवाइज मोर देन 5 और 6 सबऑर्डिनेट। रवायती तौर पे कहा जाता है किसी भी मैनेजर को नहीं करना चाहिए 5 या 6 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि अपने अंडर जो एम्प्लॉई हैं 5 या 6 से ज़्यादा जो है उनको कंट्रोल या मैनेज नहीं करना चाहिए, मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाएगा। लाइक अगर हम क्लास में बात करें, एक टीचर को आई थिंक सो कि 25 से 30 स्टूडेंट से ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं देने चाहिए, उनके लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन हमारी क्लासेज में 50, 60, 70, 80 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जिनको एक टीचर मैनेज कर रहा होता है। टुडे देयर इज़ नो मैजिक नंबर, लेकिन आज के दौर में कोई मैजिक नंबर नहीं है। हाउ मैनी एम्प्लॉय मैनेजर कैन सुपरवाइज डिपेंड ऑन इट्स स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर सकता है, उस पर निगरानी रख सकता है, ये डिपेंड करता है मैनेजर की स्किल के ऊपर और एबिलिटी के ऊपर। टेक्नोलॉजी आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सुपरविजन नाउ डे, टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है आज के दौर में सुपरविजन के लिए। मिसाल के तौर पे कि मैनेजर अपने ऑफिस में बैठा है और बाहर 40-50 एम्प्लॉई अपना काम कर रहे हैं, तो वो CCTV के थ्रू उन पर निगरानी कर सकता है कि कौन अपना काम ठीक कर रहा है, कौन अपना काम ठीक नहीं कर रहा। तो आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने ये काम बड़ा आसान कर दिया। इस स्लाइड में थोड़े से स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, कवर अप हो जाएंगी। हम 5वां देखते हैं एलिमेंट कौन सा है, वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, ये कौन से अनासिर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, कुछ में डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है। अब सेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या है? डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम टॉप मैनेजर मेक की डिसीजन, ये एक हद है जिसमें जितनी भी फैसले होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो कॉन्सेंट्रेट की जाती है कि जो अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंगे।
इन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम टॉप मैनेजर मेक की डिसीजन। सेंट्रलाइजेशन सिस्टम के अंदर जो टॉप मैनेजर होते हैं, लाइक डायरेक्टर होते हैं, सीईओज वगैरह होते हैं, एग्जेक्टिव पोजीशन पे जो लोग होते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैसले कर रहे होते हैं और उनके डिसीजन के बगैर कोई और कदम नहीं उठा सकता। एक और हमारे पास तरीकाकार है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। द डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉय प्रोवाइड इनपुट और लेट देम पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। किस हद तक जो हमारे लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉई हैं वो अपनी इनपुट दे सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। टुडे देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट। आज का दौर एम्पावरमेंट का है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फैसला करने की ताकत दें कि वो फैसला कर सकें। तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के फैसले करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर और उनकी भी सजेशन ली जाती हैं। ये हमारे पास पांचवा एलिमेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन का। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। सॉरी, छठा जो है वो है फॉर्मलाइजेशन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का। अब ये फॉर्मलाइजेशन क्या होती है हम ये देख लेते हैं। फॉर्मलाइजेशन रेफर टू हाउ स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स आर एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर। मीन्स के कितना स्टैंडर्डाइज किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को, कितना रूल्स और रेगुलेशन के तहत किया गया है कि एक अच्छा निज़ाम, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक लेवल बनाया गया है कि हम इनको गाइड करेंगे और इन रूल को फॉलो करेंगे। इन हाईली फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड क्लियर डिफाइंड प्रोसीजर ऑफ डूइंग वर्क। अब जितना ज़्यादा अब हम यही कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन तफसील जो है वो डिटेल में और क्लियर बताई जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के रूल असूल जो है वो पूरे बताए जाएंगे और किस तरह से काम करना है वो प्रोसीजर जो है अच्छे से बताए जाएंगे। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, जिसमें एम्प्लॉय का बिहेवियर गाइड किया जाएगा, वो फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन होगी और जिसमें ऐसा नहीं होगा वो फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास 6 एलिमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में कि ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हमने कैसे करनी है ताकि उसका स्ट्रक्चर बना सकें और उसको रनिंग में लेके आ सकें। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।